नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की तरफ से अभी एक लाइट टैंक को डेवलप करने की बात सामने आई है। सोर्सेज के मुताबिक टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की तरफ से डेवलप किए जा रहे लाइट टैंक का पहला प्रोटोटाइप इसी साल के एंड तक ही रोल आउट किया जाने वाला है और ये टैंक स्पेशली हाई एल्टीट्यूड और रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑपरेशन के लिए बनाया जा रहा है। मजे की बात यह कि इस टैंक को डेवलप करने के लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को डीआरडीओ की तरफ से मदद किया जा रहा है और इस टैंक का बेस डिजाइन जोरावर टैंक से डिराइव किया जाने वाला है। अब थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो इंडियन आर्मी को अभी एक लाइट वेट, अजाइल और वर्सेटाइल आर्मर्ड व्हीकल की काफी जरूरत है, क्योंकि हेवी मेन बैटल टैंक जो होते हैं उनको माउंटेन रीजन में ऑपरेट करने में थोड़ा दिक्कत होता है। डीआरडीओ की तरफ से पहले से लार्सन एंड टुब्रो यानी कि एलएनडी के साथ मिलकर जोरावर लाइट टैंक के यूजर ट्रायल को सक्सेसफुली कंप्लीट किया जा चुका है और एलएनडी को शुरुआती 59 यूनिट्स का ऑर्डर भी मिलने वाला है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से भी एक स्मार्ट मूव को किया जा रहा है। उन्होंने डीआरडीओ का टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क को अभी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जैसे प्राइवेट कंपनी के साथ भी शेयर करने का फैसला किया है, जिस वजह से जोरावर टैंक को लेके सिंगल वेंडर सिचुएशन यहाँ पे नहीं होने वाला है और इस वजह से कंपटीशन होने वाला और इससे प्राइस थोड़ा कम होने वाला, यानी कि टैंक की यूनिट कॉस्ट थोड़ा रिड्यूस होने की उम्मीद किया जा रहा है। और ठीक इसी तरीके की स्ट्रेटेजी को पहले भी एटीजीएस के साथ भी अपनाया जा चुका है, जहां एटीजीएस को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और कल्याणी ग्रुप दोनों को मैन्युफैक्चर करने का राइट दिया गया था। हालांकि डीआरडीओ की तरफ से एटीजीएस का जो कोर टेक्नोलॉजी दोनों के साथ शेयर किया गया था वो सेम टेक्नोलॉजी था, लेकिन दोनों कंपनियों के गन्स में ये अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते थे और इस वजह से इनके डिजाइन थोड़े बहुत अलग हैं। ठीक वैसे ही जोरावर टैंक की टेक्नोलॉजी को एलएनटी और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ शेयर किया जा रहा है, लेकिन एलएनटी का डिजाइन और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के डिजाइन में कुछ अंतर जरूर होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की तरफ से अभी डेवलप किए जा रहे लाइट टैंक की हल डिजाइन, फायर कंट्रोल सिस्टम और ऑक्सिलरी पावर यूनिट में चेंजेस किए जा रहे हैं और इसमें एग्जिस्टिंग जोरावर लाइट टैंक के मुकाबले बेहतर क्रू कंफर्ट और एर्गोनॉमिक्स को बेहतर करने की कोशिश किया जा रहा है। इसके अलावा पावर ट्रेन, सस्पेंशन और ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड अपना टच देने की कोशिश कर रहा है। अगर टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का लाइट टैंक सक्सेसफुल हो जाता है तो ये जोरावर टैंक के साथ फ्यूचर प्रोक्योरमेंट राउंड में compete करने वाला है, जो कि डायरेक्टली जोरावर टैंक के साथ compete करने वाला है, या फिर एटीजीएस की तरह एलएनटी और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड आर्मी को अपनी अपनी वेरिएंट के लाइट टैंक को ऑफर कर सकते हैं, जिनको बाद में डिवाइड करके दोनों को ऑर्डर दिया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट प्रोक्योरमेंट प्लान की तरफ से है। रिसेंटली defenseblog.com की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था, जिसमें एक क्लेम किया गया था कि भारत साउथ कोरिया के KF-21 बोरामी फाइटर जेट को इवेल्युएट कर रहा है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि KF-21 को इंडियन एयरफोर्स कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल और भारत की डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी के साथ अलाइन होने की वजह से कंसीडर कर रहा है। लेकिन खास बात यह कि इस रिपोर्ट में कोई भी सॉलिड सोर्स या ऑफिशियल स्टेटमेंट का जिक्र नहीं किया गया था, जिस वजह से इसकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठ रहे थे। इस क्लेम के बाद इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल ने क्लियर क्लैरिफिकेशन दिया कि KF-21 के लिए कोई भी वैल्यूएशन प्रोसेस नहीं चल रहा है और ना ही कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज या कोरियन डिफेंस अथॉरिटीज की तरफ से भारत को KF-21 को लेकर कोई फॉर्मल ऑफर को सबमिट किया गया। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसे प्योरली स्पेकुलेटिव रिपोर्ट बताया गया था, जो हमारे करंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी या प्रायोरिटी से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। अब अगर KF-21 की बात करें तो ये एक 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जो साउथ कोरिया की तरफ से डेवलप किया जा रहा है और अभी इसमें इंडोनेशिया भी शामिल हो चुका है। इस एयरक्राफ्ट का डिजाइन मॉडर्न आर्किटेक्चर और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन को ध्यान में रखकर डेवलप किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये ग्लोबली काफी अटेंशन अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन इंडियन डिफेंस ऑफिशियल की तरफ से बात क्लियर कर दिया गया कि KF-21 ना तो इंडियन एयरफोर्स की मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में शॉर्ट लिस्टेड है और ना ही इसको खरीदने के लिए कोई अलग सा डिस्कशन किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स का मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम अभी इवोल्यूशन स्टेज में, जिसमें रफाल, F-15EX, Su-35 और ग्रिपन ई जैसा ऑप्शन को ज्यादा रियलिस्टिक कंटेंडर के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स का मेजर फोकस अभी इंडिजिनस फाइटर जेट प्रोजेक्ट जैसे कि तेजस मार्क 2 और एमका पर है और साथ ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी इमरजेंसी बेसिस पर 60 के आसपास 5th जनरेशन फाइटर जेट को खरीदने का प्लान भी किया जा रहा है। इस वजह से इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के अंदर कहीं पर भी KF-21 फिट नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर करंट सिचुएशन
सिचुएशन में KF-21 जैसी नई और ऑपरेशनली अनटेस्टेड प्लेटफॉर्म को इंडियन एयरफोर्स कंसिडर करने की संभावना बहुत ही कम होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। अगला अपडेट भारत के स्कॉर्पियन क्लास या कलवरी क्लास के सबमरीन की अंडर वाटर एंड्योरेंस और स्टेल्थ अपग्रेड प्लान की तरफ से है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी का प्लान था कि INS कलवरी, जिसको इंडियन नेवी में दिसंबर 2017 में कमीशन किया गया था, यह अपने ऑनगोइंग नॉर्मल मेंटेनेंस रिफिट के दौरान DRDO की तरफ से डेवलप किए गए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन यानी कि AIP सिस्टम को इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा। लेकिन अभी ये बात कंफर्म हो चुका है कि INS कलवरी का रिफिट मुंबई की नेवल डॉकयार्ड में बिना AIP अपग्रेड के साथ ही कंप्लीट कर दिया गया। ये डिले इस बात को हाईलाइट करता है कि DRDO का फ्यूल सेल बेस्ड AIP सिस्टम अभी ऑपरेशनल इंटीग्रेशन के लिए तैयार नहीं हो पाया है। AIP का काम सिंपल शब्दों में समझा जाए तो ये सबमरीन को बिना सरफेस में आए लगभग 14 से 21 दिन तक पानी के अंदर रहने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर लिक्विड ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का केमिकल रिएक्शन करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है और बाई प्रोडक्ट के तौर पर इसमें सिर्फ पानी निकलता है, जिस वजह से कोई दिक्कत नहीं होता है। इसे सबमरीन को फ्रीक्वेंटली स्नॉर्कलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए, डीजल जनरेटर को ऑन करने के लिए सरफेस पे आने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिससे सबमरीन की स्टेल्थ कैपेबिलिटीज काफी इंप्रूव होता है और उसको डिटेक्ट करने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, जो खास करके चाइना की युआन क्लास और पाकिस्तान की हंगो क्लास की AIP सबमरीन के अगेंस्ट में बहुत ही जरूरी होने वाले। ओरिजिनल प्लान के मुताबिक INS कलवरी में 2024 में होने वाले रिफिट के दौरान ही DRDO की तरफ से डेवलप किए गए AIP सिस्टम को इंटीग्रेट करने का प्लान किया गया था। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक DRDO का यह सिस्टम अभी भी डेवलपमेंट स्टेज में मौजूद है, जिस वजह से INS कलवरी में इसे अभी इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता है। अब सबमरीन में AIP सिस्टम को इंटीग्रेट करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि AIP सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए सबमरीन में एडिशनल 10 मीटर के आसपास स्पेस की जरूरत पड़ती है और ये अप्रोक्सीमेटली 300 टन के आसपास का एक सिस्टम होता है, जिस वजह से सबमरीन में इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबमरीन की हल को पूरा काट कर अलग करना पड़ता है और उसके बाद इसको इंटीग्रेट करके हल को दोबारा वापस वेल्ड करना पड़ता है, जिस वजह से ये काफी कॉम्प्लेक्स और काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस माना जाता है। इस वजह से सबमरीन की मेजर रिफिट के टाइम पर ही इन सिस्टम को इंटीग्रेट करने का प्लान किया गया था, ताकि टाइम और पैसा दोनों को बचाया जा सकेगा। लेकिन अभी जैसे कि कलवरी का पहला रिफिट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो अभी इसमें फिर से AIP सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए हमें मिनिमम 5 से 7 साल तक वेट करना पड़ेगा और उम्मीद किया जा रहा है कि जब तक कलवरी क्लास का दूसरा सबमरीन यानी कि INS खंडरी 2026 तक अपनी रिफिट के टाइम पे आएगा, तब तक DRDO का AIP सिस्टम तैयार हो चुका होगा। अगला अपडेट भारत और रशिया के बीच होने वाली एक नई स्ट्रेटेजिक डिफेंस कोलैबोरेशन की तरफ से है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत और रशिया ब्रह्मोस और ब्रह्मोस NG सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन को अभी इंडिजिनसली भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए डिस्कशन कर रहे हैं। यह इंजन उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में बनाया जाने वाला है, जिसको अभी लखनऊ में नया ब्रह्मोस एरोस्पेस फैसिलिटी में एस्टेब्लिश किया जा रहा है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेड कंपोनेंट पर डिपेंडेंसी को कम करना, एक्सपोर्ट पोटेंशियल को इंक्रीज करना और ब्रह्मोस NG की एडवांस कैपेबिलिटी को बूस्ट करने का होने वाला है। ब्रह्मोस मिसाइल DRDO और रशिया की NPO मासिनोस्ट्रोनिया का एक जॉइंट वेंचर है, जो मार्क 2.8 से लेके मार्क 3.5 तक की स्पीड तक पहुंच सकते हैं और ये अपने वेरिएंट के हिसाब से 290 किलोमीटर से लेके 800 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकता है। और इस रेंज और स्पीड को हासिल करने के लिए इस मिसाइल का सबसे क्रूशियल पार्ट इसका लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन होता है, जिसको अभी तक रशिया की तरफ से भारत को डिलीवर किया आता था और रशिया में इनको मैन्युफैक्चर किया आता था। लेकिन पिछले 1 दशक के अंदर भारत की तरफ से इसकी सीकर टेक्नोलॉजी, बूस्टर टेक्नोलॉजी और फ्यूल सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी या कंपोनेंट को भारत में इंडिजिनसली डेवलप करने का काम कर लिया है। 2024 में DRDO के EMSRD की तरफ से एक ऐसे रैमजेट फ्यूल को डेवलप करके टेस्ट किया गया था, जो -50 डिग्री तक के टेम्परेचर में ऑपरेट कर सकता है, जो पहले हमको रशिया से इंपोर्ट करना पड़ता था। अभी DRDO की तरफ से एक 350 mm डायमीटर का लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन को भी डेवलप किया जा रहा है, जो कि सिर्फ ब्रह्मोस और ब्रह्मोस NG के लिए नहीं, बल्कि आगे चल के हमारे प्रपोज टारगेट ड्रोन के लिए भी इस्तेमाल किया जाने वाला है। ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से रशियन पार्टनर के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट को भी साइन कर दिया गया है, जिससे आगे चल के ब्रह्मोस मिसाइल के इंजन को भारत में मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया जा सकता है। अगला अपडेट HAL के बेंगलुरु बेस LCA तेजस डिवीजन की तरफ से। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से अभी एक AI बेस्ड नाक डिस्पोजिशन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप किया गया, जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और प्रोडक्शन प्रोसेस में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसका मेन काम फाइटर जेट्स में आने वाले स्नैक्स यानी टेक्निकल फॉल्ट को AI और मशीन लर्निंग की मदद से डिटेक्ट, क्लासीफाई और रिजॉल्व करने का होने वाला है, जिससे डाउन टाइम कम होने वाला है, साथ ही एफिशिएंसी इंप्रूव होने वाला है।
मिलिट्री एविएशन में स्नैक का मतलब होता है कोई भी टेक्निकल फॉल्ट जो कि प्री फ्लाइट, पोस्ट फ्लाइट इंस्पेक्शन या रूटीन मेंटेनेंस चेकअप के दौरान सामने आता है या डिटेक्ट किया जाता है। पहले ये सब मैनुअल प्रोसेस में किया जाता था, जिसमें फॉल्ट को डिटेक्ट करना, टेक्निकल रिव्यू करना, पुराने रिकॉर्ड्स को क्रॉस चेक करना और अप्रूवल का वेट करने काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस हुआ करता था, जिसे अभी पूरी तरीके से HAL की तरफ से ऑटोमेट करने का प्लान किया जा रहा है। अब LCA तेजस प्रोग्राम के लिए इसका फायदा काफ़ी सिग्निफिकेंट होने वाला है, जो प्रोडक्शन, इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग में काफ़ी मदद करने वाला है, क्योंकि अभी तेजस में आने वाले कोई भी प्रॉब्लम या स्नैक्स को जल्दी फिक्स किया जा सकता है, जिससे तेजस की रिलायबिलिटी और ट्रेसेबिलिटी इंप्रूव हो सकता है। साथ साथ मेंटेनेंस प्लानिंग आसान होने वाला है, खास करके उन स्क्वाड्रन के लिए जो अभी तेजस मार्क 1 को ऑपरेट कर रहे हैं और आगे चल के तेजस मार्क 1 को ऑपरेट करने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। इसका स्केलेबल आर्किटेक्चर फ्यूचर में इसको तेजस मार्क 2 या फिर एमका जैसे एयरक्राफ्ट के लिए भी सुइटेबल बनाने वाला है, और ये HAL की इंडस्ट्री 4.0 और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन रोडमैप का एक हिस्सा भी बनने वाला है, जिसका एम इंडिजिनस एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के प्रोडक्शन रेट को बूस्ट करना और लाइफ साइकिल कॉस्ट को कम करने में होने वाला है। अब ये सिस्टम LCA तेजस लाइन के लिए ही डेवलप किया जा रहा है, लेकिन फ्यूचर में HAL की तरफ से इसको दूसरे प्रोग्राम जैसे कि Su-30 MKI, एमका, तेजस मार्क 2, STD-40 ट्रेनर, LCH, LUH और हमारी अपकमिंग इंडियन मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर प्रोग्राम में भी इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।